नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था तथा मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन कला के अंतर्गत अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, लोक कला, अशोक का धम्म इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और साथ ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मौर्य कला। सिंधु सभ्यता के पश्चात कला का व्यवस्थित विकास मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने दिल्ली में अशोक के शिलालेखों की खोज की, परंतु अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को, अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो इसका उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। और अगर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की, तो उत्तर होगा टी फैंथलर ने। अब आइए सबसे पहले अशोक के शिलालेखों के बारे में देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। सम्राट अशोक वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। आइए एक एक करके सभी शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु को देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, ये उसमें लिखा गया। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में लिखा गया और साथ ही चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र चेर वंश उनकी चर्चा की गई है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथे शिलालेख में धर्माचरण के भेरी नाथ द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया है। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है और साथ ही मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और साथ ही आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकता है, इस बात की भी जानकारी दी गई है। सातवां शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। आठवां शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख भी इसमें किया गया है। नौवां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा की गई है। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे और साथ ही इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यह प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख भी किया गया है इसमें। और 14वें शिलालेख में, जो कि अंतिम शिलालेख था, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। आइए अब सम्राट अशोक के स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। अशोक के जितने भी शिलालेख, अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये ब्राह्मी लिपि में न होकर खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जबकि लघु स्तंभों की संख्या 4 है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसमें 4 सिंह हैं, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, और 4 सिंह के नीचे 4 पशुओं की आकृति भी है, जिसमें कि घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं: हेलो, हॉर्स, एलिफेंट, लायन और ऑक्स। और फिर इसके नीचे 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जिसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। स्तंभ लेख जिनकी संख्या 7 है वह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
जिनमें से एक है प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख लौरिया अरेराज स्तंभ लेख यह चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में है। मौर्यकालीन स्तूप, अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से प्रमुख है सांची का स्तूप, भरहुत स्तूप, सारनाथ स्तूप, राजप्रसाद यानी राजमहल। पाटलिपुत्रा से 80 स्तंभों पर बना एक भव्य महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्तंभ पत्थरों से तथा छत और दीवारें लकड़ी से बनी हुई। मौर्यकालीन लोक कला में देखा जाए तो यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि पटना के दीदारगंज से मिली है। और साथ ही यहाँ जो मृदभांड पाए गए हैं नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक का धम्म, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण है। अशोक के धम्म में सभी धर्मों का सार था जो नैतिकता पर आधारित था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसके साथ ही अशोक ने कई धर्म प्रचारकों को विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, जिनमें से प्रमुख आप देख सकते हैं। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका वर्णन 5वें शिलालेख में किया गया है। अशोक ने धार्मिक यात्राएं भी की, जिसमें सबसे पहले बोध गया, उसके बाद कुशीनगर और फिर लुम्बिनी। इसी प्रकार से उसने यात्रा की। अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, फिर 10वें वर्ष में प्रथम धर्म यात्रा बोध गया और 20वें वर्ष में रुमिनदेई लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने की। अन्य तथ्यों में अशोक ने बाबरू बैराट अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। अब आइए दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद कोई मौर्य शासक उतने शक्तिशाली नहीं हुए, जिससे मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र कम होने लगा। और साथ ही अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण वैष्णव धर्म का प्रभाव काफ़ी कम होता जा रहा था। लोग बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में ही ब्राह्मण समाज ने सत्ता को अपने नियमों और परंपराओं पर चलाना चाहा। अंततः मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण था, उसने हत्या की और ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार ब्राह्मण साम्राज्य का पहला वंश शुंग वंश की स्थापना हुई। ये थे दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य जो परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। मैंने सिर्फ उन्हीं तथ्यों और बिंदुओं को शामिल किया है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब को मैं शामिल करूँगा और उसके अगले वीडियो से शुंग वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इसी तरह से आपको रेगुलर एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया जाएगा और फिर मिडाइवल हिस्ट्री शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री जो कि जीके जीएस रिलेटेड सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसे भी मैं जल्द ही शुरू कर दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।